Hello everyone, this side Swati and welcome to the full course of Prompt Engineering by the iScale. AI हर किसी के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जहां पे हम कितने सारे AI टूल्स को यूज करके अपने काम को आसान बनाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई AI एप्लीकेशन या AI टूल को यूज करते हैं तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तभी तो आप उन AI टूल को यूज कर पाएंगे। इसलिए प्रॉम्प्ट्स पे आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के बहुत महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन कोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर सीख रहे हैं तो उसको एक बेहतर ढंग से सीख पाए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पे डिजाइन कर दिया है, जिसमें IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो पेड कोर्स के अंदर कंटेंट होता है वो सारा कंटेंट यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाली हूँ, ताकि अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में अंडरस्टैंड करें। इसलिए इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपका चाहे IBM हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे इसी एक कोर्स के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है इस प्रोग्राम की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। जितने भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सीखेंगे। तो कितने सारे AI टूल्स आज की तारीख में अवेलेबल है। अगर आपको इमेज जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, ऑडियो जनरेट करना है, कोड लिखवाना है, अलग अलग AI टूल्स हैं, LLMs हैं। तो यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट्स हम लर्न करेंगे सबके लिए अलग अलग यूज केसेस बना के अलग अलग टूल्स के अंदर प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना कि जब मैंने ये कोर्स बनाया तो दो बातों को मैंने बहुत ध्यान रखा है। पहली बात वो कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई फ्रेशर है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है, हर किसी को AI को यूज करना है अपनी लाइफ में और अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो आप इस कोर्स को अगर कंप्लीट करते हैं तो हर एक तरीके का यूज केस आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज, वो लोग जो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियर की अगर डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब क्रैक करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इन दोनों चीजों को मैंने ध्यान में रखा है कि अगर आपको सीखना है तो भी ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है, और अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो भी आपके लिए कोर्स काफी ज्यादा सूटेबल है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में होने वाला है, क्योंकि सारे जितने कोर्सेज होते हैं, इस कोर्स को बनाने के पहले मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को गो थ्रू किया। IBM का कोर्स देखा, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, और बहुत सारे रिसोर्सेज को गो थ्रू करने के बाद हर एक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ मैंने इस कोर्स के अंदर डाल दिए हैं, ताकि एक बार अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो आपको कोई और कोर्स की या कोई और रिसोर्स की जरूरत ही ना पड़े। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में मैंने रखा है। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, तो बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग, LLM, ट्रांसफॉर्मर। तो इस कोर्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, LLM, टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग, काफी सारे यूज केसेस हैं, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट, एंड देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व। कई सारे मैंने वीडियोस देखे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, जहां पे 4-5 स्ट्रोक रूल्स या फ्रेमवर्क्स बता देते हैं एंड दैट्स इट। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। मेन इंपॉर्टेंट है अंदर के पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी है उसको समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ। लेट्स सपोज आपके बॉस हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी के बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो और किसी के बॉस बहुत फ्रेंडली हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करोगे। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके बॉस स्ट्रिक्ट है तब आप प्रोफेशनल टोन में बात करोगे, और अगर आपके बॉस जो है फ्रेंडली है तो आप एक नॉर्मल टोन पे बात कर सकते हो, राइट। ये आपको कैसे पता चलता है? जब तक आप अपने बॉस का नेचर नहीं जानोगे तब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। ठीक इसी तरीके से जो मशीन है, जो अंदर का पार्ट है मशीन का, जो टेक्नोलॉजिकल चीज मशीन के अंदर हो रही है, पहले उसको आप जानो, उसके नेचर को समझो, उसी हिसाब से आप उसको प्रॉम्प्ट दे पाओगे, उसी हिसाब से आप उससे बात कर पाओगे। इसीलिए ये जो कोर्स है इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काफी सारे आपके कवर होने वाले हैं। सेकेंड पार्ट इज दैट, अब बहुत लोगों के ना मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए और बहुत लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि मैम चैट GPT है, जेमिनाई है, इतने सारे तो इतने अच्छे अच्छे LLMs हैं। जब ये सारे LLMs हमारे लिए कोड लिख सकते हैं, हमारे लिए ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या ये प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्रॉम्प्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या कैलकुलेटर के आ जाने से आप मैथ्स करना भूल गए, या क्या गूगल मैप्स के आ जाने से आपने रास्ता याद रखना छोड़ दिया? द आंसर इज नो, राइट। इन द सेम मैनर अगर आप AI की मदद से, चैट GPT से अगर आप प्रॉम्प्ट लिखा रहे हो या जेमिनाई से आप प्रॉम्प्ट लिखा रहे हो, वो प्रॉम्प्ट जो AI ने आपको जनरेट करके दिया है, क्या वो प्रॉम्प्ट सही है कि नहीं, आप कैसे उसका पता लगा पाओगे जब तक आप ही को आइडिया ना हो? इसीलिए हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्ट्स की काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अगर कोई AI टूल को भी यूज कर रहे हैं तो हमको पता हो कि ये प्रिंसिपल के अंदर प्रॉम्प्ट काम करता है।
तो पहले खुद पता होगा तभी तो सामने वाले को जस्टिफाई कर पाओगे, फिर सामने वाला चाहे एआई हो या ह्यूमन हो, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कोर्स का पूरा नोट्स और साथ में कंप्लीट प्रॉम्प्ट की मैंने पूरी की पूरी गाइडलाइन एक बुक आपके लिए बना दी है, जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक अवेलेबल है, जहां से जाके आप इस पूरे नोट्स को और साथ के साथ एक प्रॉम्प्ट बुक जो मैंने आपको बना के खुद से दी है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी शो यू द प्रॉम्प्ट बुक हियर। सो दिस इज द कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड, जिसमें हर एक तरीके के जो प्रॉम्प्ट्स के कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, अलग अलग आपको ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, आप क्या प्रॉम्प्ट लिखोगे, ये सब कुछ मैंने पहले से आपके लिए लिख दिया है। ये पूरा का पूरा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, हमेशा ये आपके पास रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक है, जाके आप फटाफट से इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। चलिए हम क्लास आगे शुरू करते हैं और लर्न करते हैं नए कॉन्सेप्ट्स को। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एलएलएम्स एंड प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स। बिफोर दैट लेट मी क्लैरिफाई यू कि जितना भी नोट्स है, पीपीटी है, सब कुछ मैं नीचे आपके लिए नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें जितने भी मैंने डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि आपको ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आ पाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ एलएलएम एंड अबाउट द प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स। देखो, जब हम लोग एआई की तरफ आगे बढ़े तो ऐसा नहीं था कि एक बार में चैट जीपीटी बन गया। इसके पहले एआई के स्टेजेस काफी सारे रह चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज जिसकी हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेटिव एआई का काम होता है डेटा को क्लासिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे ईमेल्स आपके आते हैं आपके इनबॉक्स में, अपने आप आपका जो सिस्टम है वो रेक्टिफाई कर लेता है कि कौन कौन सा मेल जो है वो स्पैम टाइप का मेल होगा। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है कि अगर कोई मेल आ रहा है तो वो मेल या तो स्पैम है या तो स्पैम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट द फेस आईडी। जब भी हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसमें फेस अनलॉक का फीचर होता है, तभी हमारा फोन जो है वो अनलॉक होता है। तो यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो फेस आपका है या आपका नहीं है। तो इट इज अ क्लासिफिकेशन, या तो फेस आपका होगा तो फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा, या फेस किसी और का होगा तो फोन अनलॉक नहीं होगा। दैट इज अ क्लासिफिकेशन। थर्ड इज अबाउट द नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, कि अगर आपने कोई मूवी कॉमेडी देखी है तो अगली मूवीज आपको कॉमेडी जॉनर की ही दिखाएगी। तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, राइट? तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई में हमारे पास क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े जनरेटिव एआई की तरफ, जहां पे हमारा मॉडल जो है नया डेटा जनरेट करना भी जानता है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई में कभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपको कोई डेटा जनरेट नहीं करवाना है। लेकिन जनरेटिव एआई में आपको प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो जनरेटिव एआई सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करता, बल्कि नया डेटा जनरेट करता है, ऐसा डेटा जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी यूज करके आप नई कोई टेक्स्ट को जनरेट करा सकते हो जो पहले नहीं थी, या अगर आपको इमेज जनरेट करवानी है तो आप डैली यूज कर सकते हो, या अगर आपको कोड जनरेट करवाना है तो आप गिटहब का कोपायलट यूज करते हो। तो ये सारी वो चीज है जहां पे आप नया डेटा जो है वो प्रोड्यूस करके देता है आपका सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्रिएट करके देता है, सो दैट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई है इसका मेन गोल है क्लासिफिकेशन का। तो अगर कोई पूछे डिस्क्रिमिनेटिव एआई में क्या प्रॉम्प्टिंग यूज होती है, जीरो रोल है। लेकिन जब जनरेटिव एआई यूज होता है, जब नया डेटा जनरेट होता है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जनरेटिव एआई तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आरएनएन, एलएसटीएम और ट्रांसफॉर्मर, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आरएनएन मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है आरएनएन के साथ में कि इसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत कमजोर थी, राइट? अगर एक बड़ा पैराग्राफ है तो आरएनएन क्या करेगा, एक पैराग्राफ खत्म होने तक ये भूल जाएगा कि उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्या लिखा था। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ है, राइट? तो जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में था वो भूल जाएगा और केवल जो एंडिंग में लिखा था उतना याद रखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो ये हमें प्रॉब्लम था आरएनएन के साथ में, जब धीरे धीरे एआई का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फिर आरएनएन से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और फेज 2 के अंदर आए, जहां पे हमने डेवलप किया एलएसटीएम, जिसका मतलब होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये आरएनएन का ही एक अपग्रेड है, लेकिन इसमें ना गेट्स लगाए गए हैं जो एआई को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को याद रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को भूल जाना है। तो कोई इंफॉर्मेशन वो याद रखेगा और कौन सी इंफॉर्मेशन को भूलना है ये उसको पहले से पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जब हम एलएसटीएम के साथ अगर मॉडल को ट्रेन करते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है और इस टाइप के डेटा को वो हैंडल नहीं कर पाता।
तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आरएनएन की तरफ आगे बढ़े, फिर हम लोग एलएसटीएम की तरफ आगे बढ़े, फिर एलएसटीएम के बाद 2017 के बाद ही ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ है जहां पे हम लोग जीपीटी जैसे ट्रांसफॉर्मर को देख पा रहे हैं, जिसके बाद ही तो हमारे पास चैट जीपीटी आया, जेमिनाई आया और भी काफी ज्यादा एलएलएम्स हमारे पास आ पाए। तो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो गूगल ने सबसे पहले एक रिसर्च पेपर निकाला था। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था अटेंशन इज ऑल यू नीड, कि आप जितना अटेंशन दोगे उतना बेटर तरीके से आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो काम करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर ने अटेंशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। अब अटेंशन मतलब होता क्या है, ये पूरे सेंटेंस, अगर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें जितने सेंटेंसेस है वो सारे सेंटेंसेस को एक साथ पैरेलली प्रोसेस करता है, ना कि एक एक वर्ड को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे सेंटेंस को एक साथ प्रोसेस करता है, ना कि एक एक वर्ड को। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस आपने दिया है, जो शुरुआत का वर्ड है और जब आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तब वो कैसे उसके साथ कोरिलेट करेगा, ये अपने आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझ जाता है। इसलिए जनरेटिव एआई में जब हम आगे बढ़ चुके हैं अब, तो जीपीटी जो है, जिसको जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड होता है। तो अब प्रॉम्प्ट के अंदर, मैम हम तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ पढ़ने आए, आप ये सब क्यों बता रहे हो? ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप आरएनएन का फ्रेमवर्क यूज करते थे पहले के टाइम पे, तो आपको प्रॉम्प्ट कुछ याद ही नहीं रहेगा सिस्टम को, तो आपके प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होगा? एलएसटीएम में कुछ चीज वो याद रखेगा, कुछ भूल जाएगा, तो आपके प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होगा? लेकिन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक ऐसा मॉडल है जहां पे आपको अटेंशन दिया जाता है, हर एक वर्ड को, पूरा पैराग्राफ एक साथ वो रीड कर लेता है। इसीलिए अब जो हम प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए आप जो प्रॉम्प्ट दोगे वो क्लियर होना चाहिए ताकि आपका सिस्टम उसको समझ पाए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज की तारीख में कर पा रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर ही नहीं होता तो आप कहां से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर पाते? तो इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मर को समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लॉन्ग कंटेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर लंबे प्रॉम्प्ट्स को याद रख सकता है, इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग कर पा रहे हैं। कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक ही वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बैंक, ठीक है, तो एक बैंक कौन सा हो सकता है? हमारा फिनेंशियल बैंक एक हो सकता है, और दूसरा बैंक कौन सा हो सकता है? नदी के किनारे को रिवर बैंक भी तो बोलते हैं, और एक जो बैंक है ये हमारा फिनेंशियल बैंक है। तो कौन से बैंक की बात कर रहे हो आप? ये एआई कैसे समझेगा? एक फिनेंशियल बैंक की बात कर रहे हो आप, बैंक अकाउंट की वाले जहां पे आपका अकाउंट होता है वहां की बात कर रहे हो, या नदी के किनारे के रिवर बैंक की आप बात कर रहे हो? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है बैंक का? बैंक तो सेम वर्ड है, लेकिन उसको अलग अलग चीजों के साथ आप यूज कर सकते हो, फिनेंशियल के साथ में भी और रिवर के साथ में भी। तो एआई के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, जो कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू डेवलप हो पाती है। इसके बाद यहाँ पे हम लर्न करते हैं फ्यू शॉर्ट लर्निंग। इन मॉडल्स ने इतना ज्यादा डेटा देखा है कि आप सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स देते हो तो ये एक नया टास्क जो है वो सीखने लग जाता है। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की खास बात होती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें हम एलएलएम, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए ऐसे इनपुट्स जो हम इनपुट देते हैं उन्हें ही प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। ऐसे इनपुट्स डिजाइन करते हैं जो मॉडल को गाइड करता है ताकि वो बेस्ट, एक्यूरेट और रिलायबल आउटपुट दे सके। सो एआई सिस्टम्स जो है वो काफी ज्यादा जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं उसको नहीं समझ सकते जैसा हम ह्यूमन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हम तो इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश सेंटेंस में दे रहे हैं, लेकिन कभी भी सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। इसीलिए वो जो आपके प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं टोकन्स में, क्योंकि कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो होती है नंबर्स की भाषा, राइट? तो दे रिक्वायर द टेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने दिया है उसको कन्वर्ट करना होता है छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्ड में, जिसको हम कहते हैं टोकन्स। और यही टोकन्स जो है वो आगे चल के नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने देखा हो या किसी आर्टिकल में पढ़ा हो, तो अगर हम चैट जीपीटी से या जेमिनाई जो भी यूज करते हैं उसमें अगर हम प्रॉम्प्ट देते हैं और लिखते हैं कि प्लीज, सॉरी, डू इट, तो ये जो प्लीज, सॉरी ऐसे इमोशंस हैं, या थैंक यू आप बोलते हैं जाके चैट जीपीटी को, तो हर एक टोकन जो आप देते हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है, जो ये कंपनीज जो है मैनेज करती है। तो प्लीज, थैंक यू, सॉरी इतना बोलने का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पे टोकन क्या होता है? टोकन बेसिकली सिंपल सा मतलब अगर समझे तो वर्ड का स्मॉल पीस, एक पूरा वर्ड भी टोकन हो सकता है, एक कैरेक्टर भी टोकन हो सकता है, या अगर एक लंबा वर्ड है, जैसे लेट्स सपोज मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड ले लेती हूं मैं, जैसे सबॉर्डिनेशन, राइट?
तो यहाँ पे एक वर्ड जो है नेशन एक अलग हो सकता है प्रॉम्प्ट, और सॉरी एक टोकन हो सकता है, और सब एक अलग टोकन हो सकता है। तो एक वर्ड के अलग अलग टोकन्स जो है अलग अलग पार्ट में भी उसको स्प्लिट करके टोकन्स बनाया जाता है। तो एआई वर्ड्स नहीं टोकन्स पढ़ता है। अब रूल नंबर 1 यहाँ पे ये कहता है कि टोकन ना हमेशा एक वर्ड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे एक वर्ड में देखूं प्लेइंग, ठीक है, तो उसमें प्ले एक वर्ड है और आईएनजी एक अलग वर्ड है। तो प्ले एक वर्ड है, समझ में आता है, लेकिन ये आईएनजी किसी और के साथ में भी जुड़ा हो सकता है, राइट। प्लेइंग, क्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, तो आईएनजी तो आपका एक अलग टोकन है। इसी तरीके से वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म और एशन, ये अलग अलग में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रीफिक्सेस में, सफिक्सेस में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि नया वर्ड जो है उसका मतलब जो है वो निकाल पाए आपका एलएलएम। तो चाहे जीपीटी यूज करो, जेमिनाई, जेस्पर, कोपायलट, वहां पे आपके टोकन्स इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। तो आपने तो प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन वो प्रॉम्प्ट किस में कन्वर्ट होता है? टोकन्स में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आप कितना प्रॉम्प्ट, मतलब कितना मैक्सिमम टोकन वो ले सकता है। तो चैट जीपीटी का डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर, बट ये यूजुअली 1,28,000 से 2,56,000 टोकन्स बनाता है। गूगल जेमिनाई आपका जो है बेसिकली 10 लाख टू 20 लाख टोकन्स बनाता है। एंथ्रोपिक, अगर मैं क्लॉड की बात करूं तो 2 लाख के अराउंड डिपेंड करता है। परप्लेक्सिटी की बात करें अगर हम लोग तो 1,28,000 से 2 लाख टोकन्स ये बनाता है, राइट। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें लर्न करना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट विंडो। यानी कि अब इतना सारा कॉन्टेक्स्ट तो एआई को आप दे रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, लेकिन वो कितना याद रख रहा है उसी हिसाब से तो आप अपना प्रॉम्प्ट डिसाइड करोगे। आपने लंबा चौड़ा भर भर के प्रॉम्प्ट दे दिया उसको, इतना लंबा प्रॉम्प्ट कि अब आपको पता ही नहीं कि वो क्या याद रख रहा है क्या नहीं रख रहा है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझना जरूरी है कि कितने साइज का प्रॉम्प्ट दो। ऐसा नहीं कि हमको वहां पे पूरी कहानी लिख डालनी है। दैट्स वाई किस साइज का प्रॉम्प्ट दोगे कि आपको सही रिजल्ट मिले, इसको जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझना पड़ेगा। अब देखो एक ब्लैक बोर्ड की एनालॉजी यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम लोग ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना चालू करते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, और जब पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो आपने जो चीज पहले ऊपर लिखी थी इसी को आप मिटाते हो ना। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और एआई जो भी आंसर देता है वो लेट्स सपोज मान के चलो कि वो ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है, तो जब ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो आपको नया कुछ लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर की जो लाइंस है इसको मिटाओगे। इसी तरीके से एआई मॉडल एक बार में मैक्सिमम टोकन्स देख या याद कर सकता है, इसको ही कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं। आपने दे दिया, अगर उसको बार बार कुछ देखना होगा, लंबा हो जाएगा तो आगे की चीजें थोड़ा भूलने लगेगा। इसीलिए लिमिट का असर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मॉडल में 8,000 टोकन की लिमिट है, ठीक है, और आपने दे दिया उसको 10,000 टोकन, तो क्या वो शुरुआत के टोकन याद रखेगा? इट्स अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो एआई क्या करेगा, शुरुआत के जो 2,000 टोकन है उसको भूल जाएगा। तो ये एक दिक्कत होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो, कि कितना कंटेक्स्ट ही एआई याद रख सकता है। इसलिए अगर आपने शुरुआत में कोई इंस्ट्रक्शन दी थी, जैसे आपने दिया ऑलवेज रिप्लाई इन हिंदी, तो एआई क्या करेगा, शुरुआत में आपने दिया था इंस्ट्रक्शन और आपके टोकन की लिमिट थी 8,000, आपने 10,000 दे दिया, लेकिन शुरुआत में आपने लिखा था लाइक रिप्लाई इन हिंदी, तो वो शुरुआत की चीज तो भूल गया। तो अब जो आपको रिजल्ट देगा वो इंग्लिश में रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। उतना कॉन्टेक्स्ट जितना एआई याद रख सकता है, उसी के बेसिस में हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो जैसे चैट जीपीटी जो है वो बेस्ट है आपके लॉन्ग डिस्कशन के लिए, ऐसे लिखवाने के लिए, ईमेल लिखवाने के लिए, कोई समराइजेशन के लिए। तो चैट जीपीटी का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है वो 128K से 256K तक होता है। जेमिनाई सबसे ज्यादा बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो अभी तक का काफी बड़ा है, 1 मिलियन से 2 मिलियन टोकन्स को ये प्रोसेस करता है। इसलिए आप जेमिनाई अगर यूज करते हैं तो उसमें आप लार्ज कोड बेस प्रोजेक्ट्स को, जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग चैट अगर आपको करना है तो वो सबके लिए जेमिनाई ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी। उसके बाद अगर आप क्लॉड यूज करते हैं तो आपको 200K टोकन की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, और परप्लेक्सिटी में ऑन एन एवरेज आपका 200K टोकन होता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो से हमको यही समझ में आया है कि अगर हम जेमिनाई यूज करते हो, अगर आपको भर भर के कहानी देना है तो आप जेमिनाई यूज करो, जहां पे आपकी टोकन्स की लिमिट भी ज्यादा है और साथ के साथ कॉन्टेक्स्ट विंडो इसका ज्यादा है, देन चैट जीपीटी, देन क्लॉड और परप्लेक्सिटी। सो टोकन और कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझने के बाद अब हम अंडरस्टैंड करते हैं टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में। स्पेसिफिकली 2 टाइप के प्रॉम्प्ट्स हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? तो इसे हम इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं। इसे हम एआई को एक सीधा सा टास्क देते हैं जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट और एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया,
अब इसमें आपको कोई और अलग से कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर आप पूछें राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट द कॉफ़ी, तो यहाँ पे एआई अब कन्फ्यूज़ हो जाता है। एआई को नहीं पता होता कि ब्लॉग पोस्ट कितना लंबा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, किस ऑडियंस के लिए उसको लिखना है या उसका टोन कैसा होना चाहिए। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग में ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे एआई को कोई गेस नहीं करना पड़ता, आप केवल सिंपल सा सवाल पूछते हैं, एआई आपको आउटपुट दे देता है। ये एक प्रॉम्प्टिंग कहलाती है, डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग को। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग वो होती है जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट देके समझाते हैं। इसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होता है, क्या होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले होता है रोल, कि पर्सोना। जब आप एक एआई को आइडेंटिटी देते हो, जैसे एक्ट एज अ सीनियर कंटेंट मार्केटर विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अब यहाँ पे एआई को पता है कि उसको जो कंटेंट देना है, जो उसको आउटपुट देना है, वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर देना है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरी बात आती है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, कि उसको बताना है कि आप ये किस चीज को करवाना चाहते हो, क्या कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे आई एम लॉन्चिंग अ न्यू ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांड फॉर द हेल्थ कॉन्शियस जेनजी। तो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताया क्लियरली कि मैं जो चाहता हूँ तुम्हें, जिस रोल के लिए तुम काम करो, वो है सीनियर कंटेंट मार्केटर जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना है कि आप यहाँ पे कोई नया कॉफी का ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि जेनजीज के लिए। अब यहाँ पे टास्क क्या होना चाहिए, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं एआई से। सो राइट एन एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे आपने वर्ड लिमिट जो है वो यहाँ पे बता दी। अब कंस्ट्रेंट्स भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या करना है, ये तो बताना ही है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी एआई को स्पेसिफिकली अपने प्रॉम्प्ट के अंदर आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बता रहे हैं, अवॉइड यूजिंग जार्गन लाइक बेस्ट इन क्लास, डोंट मेंशन कैफीन साइड इफेक्ट्स। तो ये हमने बता दिया कि क्या नहीं होना चाहिए उस ब्लॉग पोस्ट में। अब उसके बाद हमें आउटपुट कैसा चाहिए उसका भी एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बताना होगा। तो यहाँ पे आउटपुट शुड बी मार्कडाउन फॉर्मेट एंड अ कैची H1 हेडर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रोल आइडेंटिफाई किया, उसको कॉन्टेक्स्ट बताया, उसको एक्शन क्या करना है, उसका टास्क क्या ये बताया, क्या नहीं करना है, नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमने बता दिए, और कैसा हमें फॉर्मेट चाहिए ये हमने बता दिया। और ये चीज कहलाती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। तो अब इसको डायरेक्ट हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इन द चैट जीपीटी। सो लेट्स मूव इनटू दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमारा ओपन है। सबसे पहले मैं एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ, राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट कॉफी, राइट, एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया है वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है, तो यहाँ पे अब एआई को नहीं पता कि आपकी वर्ड लिमिट क्या चाहिए, आप किस तरीके के टारगेट ऑडियंस को बेसिकली ये ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक जो नॉर्मल सा आर्टिकल होता है कॉफी के ऊपर, वो आपको देख के मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चीज वो सेटिस्फाई नहीं हो रही जो आपको चाहिए एज अ मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि आप जो ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो जेनजीज के लिए करना चाहते हो, जिसकी लिमिट आपको 300 वर्ड्स चाहिए। अब यहाँ पे जाके मैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, जहाँ पे वही प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर पहले हमने रोल बताया, उसके बाद हमने उसको टास्क बताया, इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट बताया, और आउटपुट हम यहाँ पे प्रॉपर बता रहे हैं कि मुझे मार्कडाउन के फॉर्मेट में यहाँ पे आउटपुट चाहिए। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलता है। तो क्योंकि आपने बोला मार्कडाउन के फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए आपका ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा है ये मार्कडाउन का फॉर्मेट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे कॉफी से रिलेटेड जो जेनजीज को टारगेट करना है, इट इज ऑलरेडी डिस्प्लेइंग दैट, जो आप यहाँ पे हेल्दी को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली 300 वर्ड्स में आपको एक कंसाइज आउटपुट मिल पा रहा है जो आपकी ब्रांड कैंपेन के लिए एक बेहतर तरीके से काम करेगा। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग में और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग में। अब इससे रिलेटेड थोड़े और यूज केसेस हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइटिंग या कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए कोई प्रॉम्प्ट देना है, जैसे आपको एक कोल्ड ईमेल लिखना है गूगल में इंटर्नशिप लेने के लिए, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। और वहीं अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देते हैं कि अगर मुझे गूगल में इंटर्नशिप चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा है एक्ट एज अ करियर कोच, राइट अ पर्सनलाइज्ड ईमेल टू अ रिक्रूटर एट गूगल फॉर अ डेटा साइंस इंटर्नशिप, mention my proficiency in Python and SQL, keep the tone professional but eager and limit it to 150 words, right? तो ये एक आपका यूज केस है। इसको डायरेक्टली अब हम दूसरे किसी एलएलएम में ट्राई करके देखते हैं। लेट्स ट्राई जेमिनाई। तो ये यहाँ पे जेमिनाई हमारा ओपन है। अब सिंपल सा हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट अ कोल्ड मेल, राइट अ कोल्ड मेल फॉर गूगल इंटर्नशिप, राइट। लेट्स जस्ट सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलता है। राइट अ कोल्ड मेल फॉर गूगल इंटर्नशिप। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है, लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक तरीके का आपको प्रॉपर यहाँ पे चीज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो खुद आपको जेमिनाई ने
ऑप्शंस दे दिए कि आपको जॉब रोल क्या होगा, ये पहले आपने तो जस्टिफाई किया नहीं, तो आपने जो भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको खुद से डालना पड़ेगा। अब की स्किल्स के बारे में आपने बताया नहीं, राइट? तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो बिल्कुल ही मिसिंग है। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट के साथ दे रहे हैं कि एक्ट एज अ करियर कोच, राइट अ पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल टू अ रिक्रूटर एट गूगल फॉर अ डेटा साइंस इंटर्नशिप। और इसके बाद हमने अपनी प्रोफिशिएंसी बताई और उसका आउटपुट का क्या डिजायर्ड रिजल्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है, सबसे पहले हमने रोल डिफाइन किया, उसके बाद हमको बताना है क्या कॉन्टेक्स्ट पे हम चाहते हैं, उसके बाद क्या टास्क आप करवाना चाहते हैं, उसके बाद क्या नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि एआई उसमें इंप्लीमेंट ना करे, और उसके बाद जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये RCTNO, ये जो बेसिकली फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हम लोग को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉम्प्ट्स को देना है। अब सी यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो चीजें हैं काफी क्रिस्प कंसाइज तरीके से पता चल गई है, और ये चीज आप सिंपली यूज कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉपर तरीके से टास्क कंप्लीट कराना है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ट्राई अनदर यूज केस। यहाँ पे काफी ज्यादा मेरे पास एक हैवी डेटा है। अब मुझे ये चाहिए कि इस डेटा का मेरे को एक ना प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, क्योंकि ये सेल्स का डेटा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये पूरी की पूरी जो हमारी CSV फाइल है जिसमें इतने सारे सेल्स डेटा का रिकॉर्ड है, इसको अगर हम जाके चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सो बेसिकली इट्स 1,13,000 से ज़्यादा इसमें डेटा रिकॉर्ड्स है, और ये सारा डेटा सेल्स का है। अब मैं इस डेटा से कुछ इनसाइट्स निकालना चाहती हूँ, तो ये हम कैसे प्रॉम्प्टिंग के तरीके से सीख सकते हैं, इसको जाके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास जेमिनी ओपन है, हम जाके अपनी फाइल जो है इसको सिंपली अपलोड करते हैं। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं दे रही हूँ, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, एनालाइज दिस डेटा, दैट्स इट। मैंने कोई इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि मुझे इस सेल्स डेटा से क्या चाहिए, राइट? लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। यहाँ पे एनालिसिस करना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हमें जो आउटपुट मिला है दैट इज जस्ट अबाउट द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक बेसिक सा एनालिसिस हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अब यही चीज अगर हम जाके स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दें, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम दे रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, ताकि सामने वाले को क्लैरिफाई रहे कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं और उसका क्या रोल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं टॉप 3 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, कौन से महीने सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, और ऐसे क्या 2 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो इम्प्रोवाइज करनी चाहिए सेल्स को और एनहांस करने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट बता दिया कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में चाहिए और ग्राफ्स के साथ चाहिए। तो यहाँ पे आपने रोल डिफाइन कर दिया, आपने कॉन्टेक्स्ट बता दिया, आपने टास्क बता दिया, और आउटपुट कैसा चाहिए वो भी आपने क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि अब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो डेटा हमने दिया है, क्या उसके बेसिस पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है जो हम रिक्वायर्ड, जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, राइट? तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ग्राफ बन के आ चुका है। जिस आउटपुट का हमें इंतजार था कि हमें एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में चाहिए, वो है टॉप 1 2 3 प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन से महीने ग्रोथ ज्यादा थी, लोएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा था, और साथ में आपने कहा था स्ट्रैटेजी के बारे में, तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट सही दोगी तो आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे नहीं, हमने तो बहुत पेड वर्जन दिया है तो हमको आउटपुट अच्छा मिलने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे फ्री वर्जन यूज करो या पेड वर्जन यूज करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से आप देते हैं, उसी के ऊपर आपका आउटपुट जो है डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो हमने बेसिक प्रॉम्प्टिंग के बारे में समझ लिया है। अब लेकिन हम लेवल को थोड़ा सा अप करते हुए आगे बढ़ेंगे और मॉड्यूल 2 के अंदर कोर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में ज्यादा सीखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग द डायरेक्ट ऑर्डर। जीरो शॉट का मतलब है आपने एआई को कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपने बस एक इंस्ट्रक्शन दी है और उम्मीद की है कि एआई अपने प्री ट्रेन नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर दे। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल यूज केस देखें, क्लासिफाई द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू। जैसे यहाँ पे हमने एक रिव्यू दिया है, द बैटरी लाइफ ऑफ दिस लैपटॉप इज अमेजिंग बट द स्क्रीन इज बिट डल, राइट? तो यहाँ पे आपने सिंपल सा एक सेंटिमेंट दिया, कोई एग्जाम्पल देके समझाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक आउटपुट मिल रहा है दैट इज समथिंग कि मिक्स्ड या न्यूट्रल आउटपुट आपको एक यहाँ पे जो भी है आप एलएलएम यूज करेंगे वो आपको देगा। क्या देगा इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रही हूँ, हम यहाँ पे चले जाते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे जाने के बाद यही प्रॉम्प्ट को जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है, किस तरीके से ये जो हमारा एक स्टेटमेंट है, एक रिव्यू है, इसको क्या स्टेटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे पता चल गया मिक्स्ड है और न्यूट्रल है, राइट? यही हम लोगों को यहाँ पे सिंपल सा आउटपुट मिला है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग होता है इसको बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग या फिर द पैटर्न मेकर।
इसका क्या मतलब है, कभी कभी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग फेल हो जाता है, खास करके जब आपको आउटपुट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए होता है। तब हम क्या यूज करते हैं, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसे हम एआई को 2-3 एग्जांपल्स देते हैं और फिर समझाते हैं। जैसे आपका कस्टमर का जो फीडबैक है वो मान लो जेसन फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आप पहले एग्जाम्पल दे रहे हो आई लव पिज्जा, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट होगा उसमें पहले वो बताएगा सेंटिमेंट, क्योंकि जेसन फॉर्मेट यही होता है कि यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलता है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव, अब सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो लेबल 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल 2 में द डिलीवरी वॉज लेट, मतलब सेंटिमेंट नेगेटिव है तो लेबल 0 होना चाहिए। और थर्ड आप दे रहे हैं द फूड वॉज ओके, तो अब देखते हैं इसका हम लोगों को क्या आउटपुट दे पाता है। तो सिंपल सा मैं ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी प्रॉम्प्ट को मैं जाके कॉपी कर रही हूँ। सो सिंपली व्हाट आई एम डूइंग इज simply I'm going to copy this whole example and let's see कि हम लोगों को क्या चैट जीपीटी से इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है, इसको हमने जाके यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपल से यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है या नहीं। तो अब आप देखो कि आपने 2 एग्जाम्पल दिया था कि आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो आपने पहले बताया, उसके बाद देखो आपका जो द फूड वॉज ओके ये जो आप पूछना चाहते थे, अब जो आपको फॉर्मेट मिला है वो जेसन में मिला है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है और लेबल यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से आपका फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो काम करता है। ऑलराइट, अब जो थर्ड टेक्निक है इसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट, द लॉजिकल थिंकर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक इसलिए है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। जब हम एआई को बोलते हैं थिंक स्टेप बाय स्टेप, तब एआई डायरेक्ट आंसर देने की जगह पहले थोड़ा लॉजिक डेवलप करता है और उस हिसाब से हमको आंसर मिलता है, जिससे क्या होता है, हेल्यूसिनेशंस कम होते हैं। हेल्यूसिनेशंस का भी मैं आपको अगर डायरेक्ट लाइव एग्जांपल करके दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ओपन करते हैं चैट जीपीटी और मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ मैं, शो एन इमोजी ऑफ लेट्स से सी हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्यूसिनेशंस होता है। हेल्यूसिनेशन मतलब जब क्लैरिटी के साथ में एआई आंसर नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज द हेल्यूसिनेशन। So let's see what kind of result we are going to get it here. So we have to wait for a while. तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स है इसको हम लोग देखते हैं। सो हियर वी सी दैट कि क्या रिस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पे दिखा है। लेट मी जस्ट जूम द स्क्रीन ऑल्सो। सो दिस इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम चैट जीपीटी। अब आपको लगेगा कि चैट जीपीटी इतने बड़े बड़े कोड लिख देता है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कर देता है, बट वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इमोजी फॉर द सी हॉर्स। That is the hallucinations, right? So let me just retry this again. यहाँ पे जाके सेम प्रॉम्प्ट फिर से देते हैं, show an emoji of, let's say, let me just give the same prompt and let's see again what kind of results we are going to get it here. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई LLM के साथ में कुछ ना कुछ hallucinations होते ही होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट चाहिए तो कितना बेटर आउटपुट आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्या क्या रिस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फॉर हॉर्स बट नॉट द सी हॉर्स। सो दिस इज द थिंग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलएलएम में हेल्यूसिनेशन है। आप कितना बेटर प्रॉब्लम देते हैं ये इन टेक्निक्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे चेन ऑफ थॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हेल्यूसिनेशंस को कम करता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कोई लॉजिक वाली प्रॉब्लम हो, कोडिंग की प्रॉब्लम हो, तो सब में सीओटी का यूज होता है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल यूज केस देखते हैं जो कि एक मैथ्स का लॉजिकल प्रॉब्लम है। A farmer has 15 sheep, all but 8 die. How many are left? तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आप पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी फार्मर के पास 15 शिप थी, 15 में से क्या हुआ, 8 शिप डाई हो गई, तो अब आपके पास बचा कितना, 7। इन जनरल अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो आपको यही लगेगा, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, सबसे पहला लॉजिक है कि फार्मर के पास में टोटल 15 शिप है, ऑल बट 8 डाई का एक्चुअल मीनिंग है कि सिर्फ 8 बचे हैं और बाकी सारे शिप जो हैं वो मर गए हैं। इसलिए जो बचे हैं उनका रिजल्ट कितना, उनका काउंट क्या होगा, वो 8 होगा। तो यहाँ पे जो इस तरीके के लॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं वहां पे सीओटी काम करता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एआई या कोई चैट जीपीटी इसका आंसर करेगा या नहीं, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लिख दिया गया है। लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। यहाँ पे हमने सिंपल सा जो क्वेश्चन था वो दिया एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है। तो आंसर इज 8। यहाँ पे ऑल बट 8 डाई मीन्स 8 डाइड है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो फिश जो शिप यहाँ पे अलाइव है दैट इज 8, राइट। तो ये हम लोगों को प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है क्योंकि लॉजिकल लेवल का क्वेश्चन होता है इस तरीके का। तो यहाँ पे सीओटी को काम करता है। अब यहाँ पे जो
नेक्स्ट है उसका हम बेसिकली अगर थोड़ा और अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करें तो एक होता है इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग में हम एआई को सिर्फ एक टास्क नहीं देते बल्कि उसके बाउंड्रीज में उसको बांधते हैं। इससे हम तीन चीजें यूज करते हैं। पहला पर्सोना रोल, जैसे एक्ट एज अ सीनियर पाइथन डेवलपर। कंस्ट्रेंट कि उसको क्या नहीं करना है, डोंट यूज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, कीप द कोड अंडर 20 लाइंस। उसके बाद प्रैक्टिकल यूज केस जो है इसका हम लोग प्रॉपर तरीके से एक इम्प्लीमेंटेशन अभी देखेंगे और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक्सप्लेन द कोड लाइक आई एम 5 years old, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके का जो फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग, जहाँ पे रोल, कंस्ट्रेंट और साथ में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करके दिया जाता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 की, जहाँ पे एडवांस प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में अभी अंडरस्टैंड करेंगे। जहाँ पे सबसे पहला है रिएक्ट फ्रेमवर्क। रिएक्ट मतलब रीजन प्लस एक्ट। रिएक्ट का मतलब है रीजनिंग प्लस एक्टिंग। पहले सिर्फ एआई सोचता था या आंसर देता था, लेकिन रिएक्ट में एआई एक लूप में काम करता है। वो पहले थॉट जो होता है उसको डेवलप करेगा, फिर एक्शन लेगा, जैसे कि उसको गूगल सर्च करना हो या फिर उसको कोई ऑब्जर्वेशन करना हो, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक यूज केस लें, रिसर्च अ मार्केट ट्रेंड यूजिंग एआई with browsing capabilities like ChatGPT with search or the perplexity, right। ये लेट सपोज आपका एक यूज केस है, तो इसके लिए आप कैसे प्रॉम्प्ट दोगे? अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। सॉल्व द फॉलोइंग टास्क यूजिंग अ थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन लूप। तो देखो आप प्रॉम्प्ट के अंदर क्या बता रहे हो कि आपको सोचना है, फिर उसके बाद आंसर करना है, फिर जो आपने आंसर दिया है क्या उसमें भी सोचने की जरूरत है, ये भी आपको सोचना है। तो जब इस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए होता है जहां पे रीजनिंग भी होना चाहिए, एक्शन, फिर जो एक्शन है उसके ऊपर भी रीजनिंग होनी चाहिए, तो ये क्या है, ये लूप पे काम हो रहा है। और जब ये लूप पे काम होता है तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट फ्रेमवर्क का। तो यहाँ पे सॉल्व द टास्क यूजिंग अ थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन लूप, ये हमने बताया। इसके बाद टास्क यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं एनालाइज द करेंट स्टॉक परफॉर्मेंस ऑफ लेट्स सपोज एनवीडिया कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर इन लास्ट 7 days। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस में बता रहे हो स्टार्ट विद अ थॉट कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन जो पूरा का पूरा आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है, और ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपको फाइनल जो है एक शॉर्ट टर्म बेटर रिकमेंडेशन नहीं मिल जाता इन्वेस्टमेंट का। तो ये आपका एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट हो गया। अब इसी प्रॉम्प्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं हम लोग जीपीटी के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पे जाके हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। यहाँ पे सर्च ऑलरेडी शुरू हो चुका है एनवीडिया के स्टॉक परफॉर्मेंस का फॉर द लास्ट 7 days। यहाँ पे प्रॉपर जो लास्ट 7 days का रिजल्ट है वो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, अब क्योंकि आपको ये प्रॉपर थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चाहिए था तो यहाँ पे आपका ये थॉट 1 है। देन योर सेकेंड थॉट, कि जो फर्स्ट थॉट है उसके अकॉर्डिंग क्या कोई सेकंड आउटपुट भी हो सकता है, क्या कोई सेकंड थिंकिंग भी आ सकती है इसमें कंपिटिटर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका सेकंड थॉट है, यहाँ पे आपका थर्ड थॉट है, फोर्थ थॉट है, और हर एक थॉट का आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है हर चीज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग, जहाँ पे इस रूल को, इस तरीके के प्रॉम्प्ट को जो होता है रिएक्ट फ्रेमवर्क के अंदर फॉलो किया जाता है, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है दैट इज ट्री ऑफ थॉट्स। अभी हमने देखा था चेन ऑफ थॉट्स, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्री ऑफ थॉट्स कि इसका क्या मतलब होता है। ट्री ऑफ थॉट्स, चेन ऑफ थॉट का मान के चलो एक बड़े भाई की तरह है। सीओटी में क्या होता था, चेन ऑफ थॉट्स में एआई एक ही लाइन में सोचता था, लेकिन जो ट्री ऑफ थॉट्स होता है उसमें अलग 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 ब्रांचेस की तरह, जैसे एक ट्री होता है उसकी तरह से यहाँ पे थिंकिंग की कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं इसको समझते हैं। एआई के साथ साथ ना 3-4 अलग आइडियाज, थॉट्स जो होते हैं वो यहाँ पे इसको सोच पाता है इस ट्री ऑफ थॉट के अंदर। फिर वो खुद ही इवैल्यूएट करता है कि कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट है, और जो रास्ता बेकार है उसको वो एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे ट्री ऑफ थॉट्स के अंदर एआई खुद ब खुद 3 से 4 थॉट्स को सोचेगा और जो बेस्ट होगा वही आपको प्रोवाइड करेगा। तो ट्री ऑफ थॉट्स में एआई की स्ट्रैटेजी ए बी सी, लेट्स से 3 स्ट्रैटेजी वो सोचेगा, फिर सोचेगा कि बी वाली जो स्ट्रैटेजी है उसमें लेट्स से पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दूं,
स्ट्रैटेजी ए सस्ती है, फास्ट है, तो चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो जब इस तरीके की हम लोगों को रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे आप 3-4 सिनेरियो पे चाहते हो कि एआई सोचे, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ट्री ऑफ थॉट्स। तो कैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इमेजिन 3 different experts are brainstorming a solution to this problem. How can a local small bakery increase its sales by 50% in 3 months with a budget of only $500? तो यहाँ पे इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा कि जहां पे आप एआई को बोल रहे हो कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है जैसे 3 एक्सपर्ट सोच रहे हैं। किस प्रॉब्लम पे? इस प्रॉब्लम पे कि एक छोटी सी स्मॉल लोकल बेकरी है, उसका जो सेल्स है उसको 50% 3 महीने में अंदर हमको बढ़ाना है और बजट जो है हमारे पास केवल $500 का है। तो अब यहाँ पे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। स्टेप 1, तो आप स्टेप भी यहाँ पे बता रहे हो कि ईच एक्सपर्ट विल प्रपोज यूनिक थॉट और स्ट्रैटेजी। तो हर एक एक्सपर्ट अपना एक थॉट बताएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा। स्टेप 2, दे विल क्रिटिक ईच अदर आइडिया। अब तुम सोचो कितने डायमेंशन में, जैसे एक इंसान, 3 लोगों को, अगर मैं 3 इंसानों को बैठा दूं एक रूम के अंदर और बोलूं कि एक छोटी सी बेकरी है, इस बेकरी का सेल्स हमें बढ़ाना है और आपके पास सिर्फ $500 है, कैसे बढ़ाओगे? तो हो सकता है ए वाला कुछ बोले, बी वाला इंसान कुछ बोले और सी वाला कुछ बोले, और जब 3 लोग आपस में बोलेंगे ना तो बहस तो होनी होनी है, राइट? क्योंकि तीनों के थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम एआई को जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टेप 2 में कि वो एक दूसरे के आइडिया को क्रिटिसाइज भी करें और आइडेंटिफाई करें रिस्क और कॉस्ट को। स्टेप 3 में आप प्रॉम्प्ट के अंदर ये बता रहे हो बेस्ड ऑन द क्रिटिक क्या वीकेस्ट आइडिया है और किस तरीके से सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक मास्टर प्लान बनाया जा सकता है, मुझे वो मास्टर प्लान चाहिए। तो आपके पास एआई एक है, लेकिन उस एक एआई को आप क्या कर रहे हो, अलग अलग 3-4 थॉट्स में डिवाइड कर रहे हो। यही चीज कहलाती है चेन ऑफ थॉट्स। तो जब तक आप इस तरीके का आउटपुट नहीं दोगे तब तक आप कैसे एक एआई से बेटर रिजल्ट लोगे? तो इसके लिए हम लोगों को ना पहले थोड़ी समझ चाहिए, और वो समझ कैसे आएगी? वो समझ ऐसे ही आएगी जब हम लोग एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिकल यूज केसेस में अप्लाई करेंगे। तो यही प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और सिंपली जाके इसको देते हैं चैट जीपीटी के अंदर, और सेम प्रॉम्प्ट को हम लोग जाके देंगे जेमिनी के अंदर में भी और देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर रही हूँ, चैट जीपीटी यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो चैट जीपीटी को जाके हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे जेमिनी जो है वो भी यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे जाके सेम प्रॉम्प्ट में जेमिनी के अंदर में भी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हमको मिलता है। पहले देखते हैं जीपीटी क्या रिजल्ट दे रहा है। तो स्टेप 1 में यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया 3 एक्सपर्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्सपर्ट 1 है आपका मार्केटिंग गुरु, अलग अलग चीजें आप खुद एआई इसको रेक्टिफाई कर रहा है। एक्सपर्ट 2 है सेल्स एंड प्रमोशन वाले, और एक्सपर्ट 3 है कस्टमर एक्सपीरियंस वाले। तीनों ने अपनी अपनी चीजें बता दी। अब स्टेप नंबर 2 में हमने बोला था क्रिटिक करना चाहिए, तो स्टेप 1 में यहाँ पे एक्सपर्ट 1 क्या क्या क्रिटिक कर रहा है, 2 क्या कर रहा है और 3 क्या कर रहा है, ये आपको पता चल गया। अब स्टेप 3 में देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज मास्टर प्लान मिल रहा है कि भाई आपको सोशल मीडिया के अंदर ये काम करना पड़ेगा, आपको बंडल डील्स पे डील करना पड़ेगा, आपका इन स्टोर का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होना चाहिए। तो आपको एक कंप्लीट मास्टर प्लान मिल चुका है जिसके अकॉर्डिंग अब आप काम कर सकते हैं। तो जो काम आप 3 लोग को बैठा के कराते, जो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, वही चीज एआई को आपने दी स्ट्रक्चर तरीके से, तो वो आपको ये काम इजिली करके दे पा रहा है। जेमिनी में देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। जेमिनी में भी हमारे पास 3 अलग अलग जो है यहाँ पे एक्सपर्ट आ चुके हैं। पहला है डिजिटल ग्रोथ मार्केटर, तीसरा है कम्युनिटी रिलेशन स्पेशलिस्ट, और तीसरा यहाँ पे एक्सपर्ट कौन है, द प्रोडक्ट ऑपरेशंस कंसल्टेंट। अब यहाँ पे तीनों क्रिटिक भी का एक के बाद एक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है। और स्टेप नंबर 3 में आपके पास एक मास्टर प्लान आ चुका है जहाँ पे आपको क्या क्या फेज में क्या करना चाहिए, इसका एक कंप्लीट आपको आउटलाइन मिल चुका है। तो अब आप देखोगे कि कुछ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको जेमिनी में मिला है कि यहाँ पे मेरे को, अगर मेरे पास 0 कॉस्ट है तो मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मेरा $250 का बजट है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप $250 को फिर और नेक्स्ट खर्चा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट का ये जो टेक्निक है ये ट्री ऑफ थॉट्स कहलाता है, जहां पे एआई ही आपका अलग अलग रोल में जाके सोच पा रहा है और आपको रिजल्ट दे पा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट इज डायरेक्शनल स्टिमुलस प्रॉम्प्टिंग, जिसे हिंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। ये काम कैसे करता है, आप मेन इंस्ट्रक्शन देते हैं और साथ में कुछ कीवर्ड्स या डायरेक्शन देते हैं जो एआई को फोकस करने में मदद करता है।
जैसे एक प्रैक्टिकल यूज केस देखिए इसका, समराइजेशन, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फोकस किस पे करना है समराइजेशन पे, जैसे फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ, तो उसके हिसाब से ये आपने एक डायरेक्शन दे दिया। अब इसके हिसाब से पूरा आपका जो समराइजेशन है वो फोकस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट हम लोग दे के देखते हैं, समराइज द फॉलोइंग आर्टिकल अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर स्टिमुलस या कीवर्ड्स जिसमें आपको फोकस करना है वो आपने बता दिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज, सोलर पैनल इफिशियंसी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद जो भी आपका आर्टिकल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जाते हैं विकिपीडिया से कोई आर्टिकल ले लेते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जाके इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें देखने मिलता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ जाते हैं, इस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया हमने। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा समराइजेशन के पॉइंट्स हैं ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे जाके कीवर्ड्स जो हैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये प्रॉपर हमने प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे। अब उसके बाद इसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं कि क्या हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल पाता है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, सोलर पे हमने बात चाहिए, सब्सिडीज के ऊपर हमने दिया है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट सब्सिडी पे आपका अलग से आपको समराइजेशन मिल गया, सोलर पैनल एफिशिएंसी पे और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे। तो ये बेसिकली एक डायरेक्शनल प्रॉम्प्टिंग होता है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर अपने डिजायर गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे इटरेटिव प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट, जिसको इंप्रूवमेंट साइकिल भी बोलते हैं। ये कोई टेक्निक नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक सा प्रोसेस है। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कभी भी पहली बार में परफेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाता है, वो एक साइकिल को फॉलो करता है। पहले आप एक रफ ड्राफ्ट लिखाओ, पहला प्रॉम्प्ट लिखाओ, फिर उसके बाद उसको यूज, जो अपना प्रॉम्प्ट आपने डाला है उसको आप टेस्ट करो, उसे एआई पर चलाओ, फिर एनालाइज करो, फिर से उसको रीडिफाइन करने फिर से नया प्रॉम्प्ट दो, और ये तब तक करो जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता है। तो ये बेसिकली इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होती है। जैसे कई बार यहाँ पे हम एक यूज केस को डिस्कस करें, बिल्डिंग अ हाई क्वालिटी रिज्यूमे। अब आपको पहली बार आपने कोई टेक्स्ट दिया रिज्यूमे का, उसमें आपको एक सिंपल सी चीज मिली, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि नहीं नहीं ये सुधारना है इसमें, फिर आपने थर्ड इटरेशन में बताया कि आपको किस चीज के रिगार्डिंग प्रॉपर आपका रिज्यूमे चाहिए। तो ये जो इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग है मल्टीपल जगह यूज आती है। कई बार अगर आप इमेज जनरेट करवाते हैं तो आपको वहां पे इसका यूज आता है। लेट्स जस्ट ट्राई विथ इमेज जनरेशन राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जेमिनाई ओपन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, पहला प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे जाके देते हैं, जनरेट अ हाई क्वालिटी इमेज ऑफ सीरीन बीच ड्यूरिंग सनसेट विथ सॉफ्ट वेव्स एंड अ फ्यू पाम ट्रीज, मेक अ कलरफुल एंड पीसफुल, राइट। ये हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या नैनो बनाना यहाँ पे लोड होना शुरू हो चुका है। सो व्हाट काइंड ऑफ इमेज वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। अब जैसे ये इमेज मिलेगी उस इमेज में हम लोग फिर से इटरेशंस करेंगे। इटरेशंस इसलिए करेंगे ताकि और बेटर हम जो इमेज है उसकी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर पाए। ये पिक्चर हमें बन के मिल चुकी है, बट स्टिल आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि अभी भी आपको यहाँ पे जो इमेज है प्रीवियस वाली, इसमें कलर वार्म नहीं लग रहे हैं, या आपको वाटर का एक जेंटल रिफ्लेक्शन चाहिए, और ज्यादा ऑरेंज एंड पिंकिश बैकग्राउंड चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक और इटरेटिव प्रॉम्प्ट दे दें ताकि ऊपर जो इमेज मिली है इससे और ज्यादा बेटर आउटपुट हमको मिल पाए। लेट्स सी कि अब क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद एक और प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे देंगे इमेज को और ज्यादा फर्दर इनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस इमेज के कंपैरिजन में अब यहाँ पे जो आपको पिंकिश बैकग्राउंड चाहिए था, वाटर के वेव्स में आपको एक शैडो चाहिए था, ये सब अब अचीव हो गया है। इसके बाद हम एक और प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इनहांस द इमेज फर्दर बाय एडिंग सॉफ्ट क्लाउड्स, मोर रियलिस्टिक पाम ट्रीज एंड सबटल डिटेल्स ऑफ द सैंड लाइक फुटप्रिंट्स, और इसको बहुत ज्यादा नेचुरली और विजुअली अपीलिंग बनाना है, राइट। तो हमने यहाँ पे फिर से प्रॉम्प्ट दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि आपने पहली बार दिया रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, फिर आपने इटरेट किया प्रॉम्प्ट को, और जब तक आप इस चीज को करते जाओगे जब तक आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिल जाता है। ये कई बार हम लोग यूज करते हैं, तो कोई प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक नहीं है, इट्स जस्ट अ वे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो अब डिजायर्ड आउटपुट था वो हमारे पास सिंपली आ चुका है, फुटप्रिंट्स आ चुके हैं, क्लाउड ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग कि जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा तब तक इसको अप्लाई करते रहना है, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेमवर्क्स। अब यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा ना, इतने सारे प्रॉम्प्ट्स अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका एक छोटा सा समरी टेबल हम लोग बना लेते हैं ताकि ध्यान में रहे। रिएक्ट फ्रेमवर्क क्या करेगा, थॉट करेगा, एक्शन करेगा और एक ऑब्जर्वेशन लूप के अंदर काम होगा। किसके लिए अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, रिसर्च के लिए।
ट्री ऑफ थॉट्स, जैसे इमेजिन करो 3 एक्सपर्ट, जब आपको कंपेयर करना है मल्टीपल सॉल्यूशंस पे तो आप ट्री ऑफ थॉट्स यूज करेंगे। डायरेक्शनल स्टिमुलस, जब आप स्पेसिफिकली किसी कीवर्ड को फोकस करना चाहते हैं, कोई रिफाइंड आउटपुट चाहिए तो आप डायरेक्शनल स्टिमुलस का यूज करेंगे। इटरेटिव, तो अभी हमने जस्ट करके देखा कि जब तक हमारी जो बेस्ट आउटपुट हमें नहीं मिल जाती वी शुड हैव टू रीटरेट इट। अब यहाँ पे कुछ हम यूज करने वाले नेक्स्ट चीजें जो कि मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर होने वाली है, जो डेटा एंड ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। किस तरीके से, क्योंकि देखो हम नंबर्स के साथ में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, राइट? क्योंकि टेक्स्ट में तो आप मल्टीपल चेंजेस करो, लेकिन डेटा जब आपको मिल जाए तब आप उससे कैसे डील करोगे, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं मॉड्यूल 4 के अंदर। ओके, सो लेट्स से कि अब यहाँ पे हम डेटा एक्सट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। अक्सर प्रोफेशनल के पास बहुत मेसी डेटा होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रॉम्प्ट दें। तो कई बार ईमेल्स होगा, मीटिंग नोट्स होगा, एक्सेल सीएसवी फाइल होगा, जेसन फॉर्मेट में डेटा होगा। लेट्स सपोज आप एक एचआर मैनेजर है, आपके पास 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनका आपके पास इंट्रोडक्शन टेक्स्ट है। अब आपको चाहिए कि वो एक्सेल शीट के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे आप कैसे प्रॉम्प्ट दोगे? एक्ट एज द डेटा प्रोसेसिंग एक्सपर्ट, हमने रोल डिफाइन किया। एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, नेम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, करेंट रोल, प्राइमरी स्किल्स, फॉर्मेट द आउटपुट एज अ वैलिड जेसन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? और आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए आप अपने प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं। एक और इसका यूज केस बन सकता है कोडिंग के लिए। जैसे सपोज आपको मान लो किसी कोड को फास्ट बनाना है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक के अंदर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई हैव अ वर्किंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूजेस मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इट इज हार्ड टू रीड, राइट? refactor this code using a switch statement और a lookup object, उसके बाद आप अपना जाके कोड जो है वो पेस्ट कर दीजिए। तो आप स्पेसिफिक चीजें बताएंगे, देन ओनली द डिजायर्ड आउटपुट विल बी अचीव्ड। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जिसके बारे में समझना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एआई विद इट्स ओन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम लोग को समझना होगा इसका कॉन्सेप्ट कि एलएलएम जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, इनको सिर्फ वही पता है जिन पर वो ट्रेन हुए हैं। अगर आप उनसे कंपनी के इंटरनल पॉलिसी के बारे में पूछोगे, कल की न्यूज़ क्या होगी जिसके बारे में सिर्फ प्रिडिक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल सकता है। तो रैग एआई को एक रेफरेंस, एक बुक की तरह डेटाबेस प्रोवाइड करता है। इसका टेक्निकल फ्लो अगर हम समझें तो सबसे पहले वेक्टर डेटाबेस होता है जिसमें आपका डेटा छोटे छोटे नंबर्स यानी वेक्टर्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद होता है रिट्रीवल, जब आप सवाल पूछते हैं एआई डेटाबेस में जाकर रेलिवेंट पैराग्राफ ढूंढता है। ऑगमेंटेशन, एआई उन पैराग्राफ को कॉन्टेक्स्ट की तरह यूज करके आंसर जनरेट करता है। तो ये चीज होती है रैग के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हमें प्रॉम्प्ट देना है तो क्या लिखना पड़ेगा? रोल में एक्ट एज एन एकेडमिक एनालिस्ट एंड स्टडी पार्टनर। अब इसके बाद टास्क में हम लोग दे रहे हैं रिव्यू द लेक्चर नोट्स प्रोवाइडेड बिलो एंड आइडेंटिफाई मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप गाइडलाइन दे रहे हो, बेस्ड ओनली ऑन द प्रोवाइडेड नोट्स एक्सट्रैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, की कॉन्सेप्ट्स एंड कोर टेकअवेज, highlight any specific formula, dates or terms that are emphasized in the text. If there are mentions of exam specific topic, कुछ important है इसके बारे में बताना है। Keep the summary concise। उसके बाद में आपका जो भी टेक्स्ट है या जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो आप दे रहे हैं। तो रैग के अंदर आप एक रेफरेंस दे रहे हो और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चीजें इससे चाह रहे हो, तब वहां पे इस तरीके का प्रॉम्प्ट देना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग चैट जीपीटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने काफी बड़ा सा पीडीएफ ले लिया रिगार्डिंग हिस्ट्री। लेट्स से द एग्जाम इज समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम, लेट्स से यूपीएससी, ऐसा कुछ हमारे पास एक बहुत बड़ा सा नोट्स है। अब लेट्स से एक और चीज करते हैं, परप्लेक्सिटी में यूज करके देखते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी पे तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, जो प्रॉम्प्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे जाके हम जो हमारा नोट्स है, ये पीडीएफ है, इसको जाके अपलोड कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है कि बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट मिलता है, इसको जाके चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ये कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यही चीज जो होती है, क्योंकि देखो रैग के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया, जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि क्या टेक्नोलॉजी है। हमने देखा कि कैसे एलएसटीएम था, आरएनएन था, धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा,
उसकी टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉम्प्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा पीडीएफ अपलोड हो चुका है। लेट्स जस्ट गिव दिस प्रॉम्प्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम दिस। और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं परप्लेक्सिटी का। तो यहाँ पे देखो आपके पास पूरे की कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक आपके बारे में आ चुका है। तो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे आपका इतना बड़ा 117 पेज का जो पीडीएफ था वो इतने आसान तरीके से आपका एनालिसिस होके आपको मिल चुका है। लेट्स ट्राई अनदर यूज केस। यहाँ पे हम लोग सिंपली जाके एक रिज्यूमे है इसको अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एक्ट एज एन एटीएस सिस्टम, improve my resume bullet for data analyst role using action verbs matrix and keep it concise। तो ये हमने बेसिकली एक पीडीएफ दिया और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप खुद एक एटीएस सिस्टम की तरह काम करें और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो चीजें इम्प्रोवाइज करनी है अपने रिज्यूमे में वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो दिस इज समथिंग जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि हर किसी को हर कंपनी के हिसाब से एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। तो आप इन चीजों को क्रिस्प कंसाइज प्रॉम्प्ट के तरीके से देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग एक और यूज केस देखने वाले हैं जिसके लिए हम लोग नोटबुक एलएम का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं स्लाइड्स जब हम जनरेट करते हैं, पीपीटी हम जनरेट करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट दिया, रोल बताया कि सीनियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट की तरह हमें यहाँ पे काम चाहिए, एक पीपीटी बनाना है, ये हमने टास्क के अंदर बता दिया है। इस पीपीटी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, व्हाट इज मार्केटिंग, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए कि क्या क्या अवॉइड करना है, जैसे हैवी जार्गन्स अवॉइड करना है, बहुत टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करना है। आउटपुट कैसा चाहिए आपको, हर एक स्लाइड में आपका टाइटल होना चाहिए, 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए। ये एक आपने कंप्लीट प्रॉम्प्ट का जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा इसके हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पे नोटबुक एलएम में क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल पाता है। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें देखने मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमें स्लाइड चाहिए थी वो बन के आ चुकी हैं जिस हिसाब से हमने प्रॉम्प्ट दिया था। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमने काफी चीजों को एक्सप्लोर किया है, सारी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को सीखा है, सबके यूज केसेस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और एक टूल नहीं अलग अलग टूल्स पे इंप्लीमेंट किया हमने। नोटबुक एलएम, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी जैसे कई सारे एआई टूल्स को यूज करके इन प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को सीखा है। सो आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो इस कोर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स को हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया, लर्न किया, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड की हुई है प्रॉम्प्ट बुक के कंप्लीट गाइड, इसमें और ज्यादा यूज केसेस हैं और ज्यादा प्रैक्टिस की चीजें आपको मिल जाएगी जो आप इजिली यूज कर सकते हैं। और जितना देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, याद रखना पड़े, इट इज समथिंग जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, राइट। अब हर एक तरीके का क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का टेक्निक होता है, वो सब अब आप जान चुके हो। तो डेफिनेटली आपका लेवल जो है वो ग्रेजुअली हाई अप हो चुका है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज केसेस क्या क्या अलग अलग हो सकते हैं, अगर आपको ऐप डेवलप करना है, वेबसाइट बिल्ड करनी है, क्या क्या प्रॉम्प्ट्स होगा, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ इस डिटेल बुक के अंदर अवेलेबल है। तो ये आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आपको पढ़ाने के लिए जितना मैंने पीपीटी बनाया, नोट्स बनाए, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मुझे कमेंट्स में इस बात का पूरा इंतजार रहेगा कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या क्या आपने अंडरस्टैंड किया। तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा ये कंप्लीट कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही मुझे पता चलता है कि नेक्स्ट कोर्स आपको कौन सा देना है और उसकी क्वालिटी को और कितने बेटर तरीके से इम्प्रोवाइज करना है। तो इस बार मैंने आपके लिए बहुत टाइम से मुझे कहा गया था कि हमें एक प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल चाहिए होता है, तो मैंने आपको एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट बुक बना के दे दी है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और एज अ एडुकेटर, एज अ टीचर हमारा भी मोटिवेशन तभी बढ़ता है जब आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर आपके और कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस नंबर के थ्रू आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम। इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम और किसी नेक्स्ट कोर्स में। नेक्स्ट कोर्स कौन सा चाहिए ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।